बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन। जी नाजरीन और सामीन, आज एक हम पॉलिटिकल प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपसे अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। जी नाजरीन, आइए पहले प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ करवा लें। लंदन से हमारे साथ राना सरफराज साहब हैं, जो कि मीडिया के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आपकी तकरीबन सारी जिंदगी जो है वो मीडिया पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे एज ए एंकर पर्सन और प्रेजेंटर आपका बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा इस्लामाबाद इस वक्त लाहौर में है मेजर रिटायर्ड तनवीर, जो कि हमारे प्रोग्राम के रेगुलर जो है वो हमारे साथ आते रहते हैं। और एक इनकी खूबी ये है कि ये इनकी एजुकेशन की वजह से कह लें, लाइफ का एक्सपीरियंस की वजह से कह लें कि पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकल इश्यूज पे भी आप बहुत ज्यादा कमांड रखते हैं और इसी वजह से हमारे प्रोग्रामों को चार चांद लगते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम की चांद रियाना अली की तरफ, कि रियाना ने मुख्तलिफ चैनल पे इनका अपना शो भी है, लाइव विद रियाना। एक्सक्यूज मी। और रियाना ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे लंदन से अपना प्रोग्राम करती हैं। पेशे के एतबार से आप वकील भी हैं और टीचर भी हैं। तो आप सबको अपने प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूं। लगता है कुछ खांसी का सिलसिला शुरू हो गया है, तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे आज के जो टॉपिक था कि पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी सियासत, तो सबसे पहले मैं राना साहब की तरफ आऊंगा और राना साहब से पूछते हैं कि जरा पाकिस्तानी सियासतदान को एक्सप्लेन करें कि वो क्या चीज होती है। सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासतदान क्या होते हैं, मुझ गुनाहगार को क्यों मरवाने लगे हैं। अ, अ, मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, मुझे पाकिस्तान जाना रहता है। अगर मैं वहाँ के बारे में कोई जिक्र करूंगा तो वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। असल में हर शोबे की तरह ये भी एक पाकिस्तान में मुनाफा बख्श एक सनत है, जहाँ पे लोग जब उनके पास वाफिर मिकदार में पैसा आ जाता है, जिम्मेदारी उनकी बहुत अच्छी चलने लगती है, या उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया होता है, तो वो अपना वक्त गुजारने के लिए इस फील्ड में आ जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि मौके बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे मौके क्रिएट होते हैं, वहाँ पे उनकी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है कि हो सकता है सेनेटर बन जाए, हो सकता है वजीर बन जाए, और अगर अल्लाह का करम हो तो हो सकता है कोई अच्छी मिनिस्ट्री भी मिल जाए। और अगर किसी के बड़े का हाथ सर पे आ जाए तो प्राइम मिनिस्ट्री भी मिल सकती है। तो ये हमारे यहाँ सियासतदान इसीलिए इस शोबे की तरफ भागते हैं कि इसमें बड़ा मुनाफा बख्श स्कोप है और बड़ी कामयाबी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, मगर शर्त यह है कि आपके पास खुला पैसा होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा आपने वो सियासतदानों का किया कि पैसे वाला सिलसिला इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सर, जी तनवीर साहब, आपकी तरफ आते हैं कि आप अपने उसमें सियासतदान की तारीफ किस तरह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब ने तो बड़े अदब और एहतराम से बड़े सॉफ्ट अल्फाज में और बड़े अच्छे खूबसूरत अल्फाज में सियासतदान की तारीफ की है, जो कि मैंने दाद दाद देता हूँ। ये भी बड़ा फन होता है, किसी बंदे में बड़ा कमाल होता है कि वो बड़े खूबसूरत अल्फाज में कोई चीज़ बयान करे। और मैं थोड़ा सा फौजी हूँ, मुझे वो तो चूंकि उनका तलब मीडिया से था, इसलिए उन्होंने उस अपनी वो जो तहजीब व अदब एहतराम मीडिया वाला है उस हिसाब से बात की। बट मैं चूंकि फौजी हूँ सर, मुझे वो जो मीडिया के एटिकेट्स तो शायद नहीं आते। मैं अपनी फौजी जबान में ही बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली सियासतदान इज। मेरी सर आवाज आ रही है आपको? जी आ जी रही है बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर। तो असल में पॉलिटिशियन जो है ना, बेसिकली वो तो
असल में ये वो गेम है, ये वो शोबा है, ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें लोग लूट मार करने के लिए आते हैं, जिसमें चंद एक ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी फैमिलीज के होते हैं, जिनके पास पैसा है, वो अपना स्टेटस को एंजॉय करने आते हैं। एमएनए, एमपीए, लाइक सेनेटर बन जाएंगे तो जरा एक स्टेटस बन जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग जो हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करता हूँ मैं, दे आर दी थीव्स, दे आर दी डकैट्स। बेसिकली वो आते इसलिए हैं ताकि अपने बिजनेस को, अपनी चीजों को इन्हांस किया जाए, आके चोर दरवाजे से अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि यहाँ पे लॉ का तो आपको सूरत आप ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, यहाँ पुलिस किसके अंडर है, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स किसकी बात सुनते हैं। तो वो अपने आप को इस तरीके से, अगर वो इलेक्ट होके आ जाते हैं, तो फिर वो अपने तमाम मेलाफाइड इंटेंशंस जो हैं उनको फुलफिल कर लेते हैं। वो चाहे वो कप्ता माफिया हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, कोई भी क्राइम करना है आपने, तो दिस इज द इजीएस्ट वे। पाकिस्तान में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा शोबा नहीं है जो बिल्कुल मादर पितर आजाद हो, जिसको कोई पूछने वाला ना हो। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई चेक जरूर है, बट एक पॉलिटिशियन है जिसके ऊपर देयर इज नो चेक। वो पुलिस भी उसके अंडर कमांड है, तमाम डिपार्टमेंट एफआईए में अपने उसने बंदे लगाए हुए हैं, उन्होंने अपने बंदे तमाम डिपार्टमेंट्स में, उनकी अपनी नर्सरियां हैं जो भी ग्रो करके पूरे माफियाज की सूरत कर चुकी हैं। ये माफियाज जो हैं, ये बेसिकली ये इन्हीं पॉलिटिशियंस के ही प्लांटेड हैं, जिनसे वो बेनिफिट लेते हैं। तो दे ऑल आर बेसिकली, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट आप कह लें 70%, 80% जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, दे आर दी माफियाज। माफियाज के सरप्रस्त हैं ये। वो मुल्क की इकोनॉमी आज यहाँ पे क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थीव्स। ये आप देखें, जो हमारे मुल्क में दो बड़ी पार्टियां हैं, अभी तीन बड़ी पार्टियां हैं, पीटीआई है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। अगर आप देखें, दो सरबराह है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो सरबराह हैं, उनका जरा बैकग्राउंड देख लें आप, उनकी हिस्ट्री देख लें आप कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, और कितने चंद सालों में, पिछले 35-40 सालों में वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। अगर उनके केसेस चल रहे हैं, अभी केसेस भी, लोग तो अभी इवेंट ट्राई करते हैं, मीडिया पे भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे, बाकी भी तमाम पे, कि जी इमरान खान ने 3 साल में कुछ किया नहीं है, कहता है करप्शन करते हैं, तो उनको सजा भी नहीं हुई। भाई सजा कैसे होगी? क्योंकि माफिया, जैसा मैंने बताया है कि ये पॉलिटिशियंस तमाम डिपार्टमेंट में, जो इन्होंने आज से 30 साल पहले एएसआई भर्ती करवाया था, वो अभी की डीएसपी लगा हुआ है। जो पटवारी भर्ती कराया था, वो अभी की एसी लगा हुआ है किसी जगह पे, तहसीलदार लगा हुआ है किसी जगह पे। अपने जो इन्होंने नेटवर्क बिछाया था, वो भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह, बड़ी जड़ें बड़ी मजबूत की हुई हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल रही होती है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ना हो। तो ये तो तारीफ होगी पॉलिटिशियंस की, कि पॉलिटिशियन बेसिकली, पाकिस्तान की हद तक बात करता हूँ मैं, बाकी मैं जेन्युइनली जो जेन्युइन पॉलिटिशियन है उनकी बात नहीं कर रहा। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, दे ऑल आर थीव्स, दे आर बेसिकली लूटिंग, अखलाकी लिहाज से लूट रहे हैं, पैसे के लिहाज से लूट रहे हैं। हमारे हर तरह से कल्चर को देख लें आप, अब किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जाएं, किसी भी लिहाज से देख लें, दीज आर दी पीपल जो, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के ऊपर अगर कुछ अच्छे हालात नहीं है, हम पीछे हैं अखलाकियात में, हम कदरों में, इस्लामी कदरों में, फाइनेंशियली, जितना भी हम आज डिप्राइव्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की वजह से ही आज यहाँ पे हम पहुंचे हैं। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। आते हैं रियाना की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तानी सियासतदान की तारीफ किस तरह करेंगी। इसके बाद हम प्रोग्राम को बाकी आगे चलाते हैं। जी रियाना। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज ये जो प्रोग्राम है आज इसमें आपने मुझे बुलाया, और इसके अलावा मेरे जो कुलीग्स हैं मैं इनको अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, और जो हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी मैं सलाम कहूँगी। मैं आप लोगों की गुफ्तगू यानी काफी देर से सुन रही थी। यानी पॉलिटिशियन का मतलब ये होता है वो बंदा जिसको कि पॉलिटिक्स का पता हो। पॉलिटिक्स से मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स का पता हो, उसको उसके ऊपर महारत हो, पॉलिटिक्स का उसको आइडिया हो कि यानी पॉलिटिक्स का की हिस्ट्री का पता हो, और उसको ये पता हो कि पॉलिटिक्स का जो सही इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जा सकता है, और इंटरनेशनली भी इसको आइडिया हो। क्योंकि जो बंदा पॉलिटिशियन होता है उसका वास्ता सिर्फ कंट्री के अंदर नहीं होता, मुल्क के अंदर नहीं होता, उसका बैरून मुल्क जैसे हमसाय ममालिक है इंटरनेशनली, यानी उनको बाहर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, उसका आइडिया होता है। तो ये एक पॉलिटिशियन होता है। और एट
द सेम टाइम बिकॉज हमारी एक इस्लामिक कंट्री है, तो हमें इस्लाम को भी यानी कि हमारे हमारे पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हमारा जो इस्लाम है वो एक लाहा अमल है, यानी इस्लाम में हर चीज की वजाहत की गई है। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें यानी कि देखा जाए तो डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी आ जाती है, लोकल पॉलिटिक्स भी आ जाती है, फिर हम इस्लाम को भी बीच में लेके आते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको पॉलिटिक्स का नहीं पता कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। ज्यादातर लोग जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, और कई लोग ऐसे भी हमारे पॉलिटिक्स में हैं जो कि मैंने सुना है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि वो जिस पार्टी के साथ है उसका मंशूर क्या है, क्योंकि हर पार्टी का एक मंशूर होता है जिसके हिसाब से यानी कि लोग उसके साथ जाते हैं, वो उनको वोट करते हैं, ताकि वो उनको उनके मुस्तकबिल की जमानत मिलती है एक तरह से, कि उनका जो मुस्तकबिल होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल होगा, वो किस तरफ जा रहा है। और इसके अलावा उनका जो मुल्क में जो इस वक्त बुराइयां हैं या जो मसले मसाइल हैं, उनका हल किस तरह से निकाला जाएगा। तो जैसे मैंने मैंने आपको कहा कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, शायद तालीम की कमी है, या शायद हमारे माशरे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, या लोग सीखना नहीं चाहते। बल्कि मुझे ये कभी कभी फील होता है जैसे कि लोग नहीं जानना चाहते, वो समझ रहे हैं कि जो यानी 70 ईयर्स से चल रहा है वही चल रहा है, बट जमाने के लिहाज से यानी चीजें बदलती हैं, बल्कि एवरी 10 साल के बाद जनरेशन गैप भी आ जाता है। तो आप सोचे कि जनरेशन गैप 10 साल के बाद आता है, तो पॉलिटिक्स तो ऐसी चीज है जैसे हमारा मोबाइल है, उसको अप टू डेट होने की जरूरत है। तो पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, ऑन गोइंग थिंग, जिसको अप टू डेट होने की जरूरत है। एक और बात मैं ऐड करूंगी, अब जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स का बड़ा करीबी कनेक्शन होता है लॉ से, क्योंकि लॉ और जो पॉलिटिक्स वो मिलके साथ चलते हैं, यानी दे गो हैंड इन हैंड। अगर आपको पॉलिटिक्स का नहीं पता है तो आपको लॉ का भी नहीं पता होगा, जिसकी वजह से आप बार बार लॉज की वायलेशन करेंगे, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो मुल्क है आप उसकी भी वायलेशन करेंगे। और आप लोग सब जानते होंगे कि एक स्टेट की पहचान उसके कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। जब आप खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं, आपको लॉज का ही नहीं पता, आपको यानी हिस्ट्री का नहीं पता कि आपके मुल्क में पॉलिटिक्स का आगाज कैसे हुआ, या वहां पे जैसे सदारती निजाम है, पार्लियामेंट्री निजाम है, और फिर जैसे वजीर आजम है, उसका नहीं आइडिया होगा, तो आप किस तरह से आप अपने मुल्क की मशीनरी को चलाएंगे, आप कैसे दुनिया के सामने इसको प्रेजेंट करेंगे। बल्कि आप तो नाकाम हो जाएंगे, आप खुद भी एक नाकाम पॉलिटिक्स बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, बल्कि आप अपने मुल्क को भी नाकामी की तरफ लेके जाएंगे। जी जी रियाना, बहुत शुक्रिया। अभी लगता है शायद तनवीर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। चले राना साहब आपकी तरफ आते हैं। जी सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान और बाकी दुनिया के सियासतदानों में अगर आपको कहा जाए कि मुआवजा किया जाए, तो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि हमारे लीडरों के जो आइडियल है वो अमूमन कहीं बाहर होते हैं, मगर वो खुद उस तरह के आइडियल नहीं बनते। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसको इस तरह कह देता हूं कि रियाना ने जिस तरह अभी बात की है और जो एक आइडियोलॉजी सियासतदानों की दी है, वो यहाँ के सियासतदानों की बात की है। और जो मैंने बात की थी पैसे बनाने की, जो कानून को जानना या ना जानना, मगर उसको अपने ताबे बनाना, अपने अंडर कंट्रोल रखना, उसकी वायलेशन करना, उसके ऊपर अमल ना करना, और उसको अपनी घर की लौंडी बनाना, उसके ऊपर राज करना, वो हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों का काम है। यहाँ की जो सियासत, इंग्लैंड की जो अगर आप यूके से कंपेयर करके बात करें तो आप इसको कैसे कहेंगे? यूके से कंपेयर मैं इस तरह करूंगा कि हमारे जितने यूके के रहनुमा हैं या जितने सियासी लीडर हैं, वो कम से कम अपनी जुबान की, अपनी कमिटमेंट के पक्के होते हैं। उनके जिस तरह की भी सूरत हाल आए, वो अपने वादे के ऊपर अपनी सीट को कुर्बान करने से नहीं घबराते, अपनी जो है सियासी बिसात को तबाह करने से नहीं घबराते, अपनी कमिटमेंट जो उन्होंने अवाम के मफादात के लिए की होती है उसको यकीनन फिलफॉर करने के लिए आखिरी हद तक जाते हैं। हमारे यहाँ एक बिल्कुल उसका मुतनाज़े, बिल्कुल एक उल्टा निज़ाम है। एक कह लें कि यहाँ सच्चाई है, यहाँ पे हम कहते हैं ना उमर लॉज, मैं कहता हूँ यहाँ पे हर चीज अपने वादे के मुताबिक
हमको दी जाती है, कमिटमेंट अगर की गई है, तो उसमें मैं यहाँ किसी डीसी को नहीं जानता, मैं यहाँ किसी एसएचओ को नहीं जानता, मेरा पासपोर्ट का मसला हो मुझे किसी एसएचओ के पास नहीं जाना, किसी वेरिफिकेशन के लिए मुझे किसी एसएसपी के पास नहीं जाना, डीएसपी के पास नहीं जाना। मेरा निज़ाम हुकूमत यहाँ पे इतना इन सियासतदानों ने आसान बनाया हुआ है कि मेरी अप्रोच पोस्ट ऑफिस तक है, और मेरा सारा मसले का हल पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म पड़ा उसको लेके हल करने तक है। वो हल वो करते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो ऐवान बाला में बैठे हैं, वो सियासतदान है जो इस सिस्टम को आसान बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो सियासतदान बैठे हैं वो निज़ाम को तबाह और मजबूत और अपनी ताकत को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने के लिए बैठे हैं। एसएचओ से लेके डीसीपी और एसी से लेके ऊपर के जितना ब्यूरोक्रेट का निज़ाम है वो इन्होंने इसलिए क्रिएट किया हुआ है। इसको ये सिस्टम को छोड़ चुके हैं, ये इससे अपनी जान छुड़ा चुके हैं। आप एक यहाँ पे थाने में चले जाए, जो यहाँ स्टेशन ऑफिसर है वो राइट रखता है एक मजिस्ट्रेट के, उसी वक्त वो फैसला करने की कुव्वत रखता है। और हमारे यहाँ क्या है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वहां पे एक एसएचओ अपने इलाके का बादशाह होता है, और ये जो सियासतदान होता है इसके इलाके के जितने एसएचओज होते हैं उसकी मर्जी के साथ, उसकी रजा के साथ, उसके नामों की अप्रूवल के साथ लगते हैं। हत्ता के एसपी और एसएसपी के अफसरात तक के जो है ना वो फैसले अपनी मर्जी से कराता है। जी तनवीर साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल स्टडी में, पॉलिटिक्स में आपका इन्वॉल्वमेंट रही है, तो एज ए स्पेशल सब्जेक्ट था, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे जब हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तानी सियासतदानों का दूसरे सियासतदानों से? हमारे जो पहले भी लीडर रहे हैं, भुट्टो साहब का भी आइडियल कौन था? मौजे तोंग। उसके बाद मुशर्रफ साहब मिसाल दिया करते थे गोरबाचोव की। अब इमरान खान जो है वो टर्की वाले जो है उनको फॉलो करते हैं। तो आप पाकिस्तानी सियासतदानों का इमरान खान साहब तो रियासत मदीना की मिसाल दिया करते हैं, माधवी मोहम्मद जी, रियासत मदीना, मगर वहां से किसी को रियासत मदीना चाहिए, मगर जो हाकिम है वो तबीब अर्दगान जैसा चाहिए। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि रियासत मदीना कहते हैं, मगर क्योंकि वो उस एरिया में वो किसी शख्स को उस काबिल नहीं समझते कि जिन्होंने सियासत में रोल प्ले किया हो, तो वो तैयब अर्दगान की तरफ जाते हैं। जी तनवीर साहब। जी साहब, मैं बेसिकली यूरोप को ऑलमोस्ट मैंने काफी कंट्रीज देखे हैं, नॉर्वे, इटली, स्पेन, हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इन कंट्रीज में मैं गया हूँ। और पाकिस्तान जो है मेरा मुल्क है, मैं यहीं मैक्सिमम लाइफ में यहीं गुजरी है। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो वही बात में राणा साहब ने बात की है, बिल्कुल सही बात की है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स इज नॉट अ बिजनेस। वहाँ पे पॉलिटिक्स की प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उनके लॉ, जो लॉ है दैट इज इक्वल टू फॉर एवरीबॉडी। वो गरीब आदमी है या वो प्राइम मिनिस्टर है। मैं नॉर्वे में गया तो मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं ये आज से 10 साल पहले की बात है। आई वाज नॉर्वे, ओस्लो सिटी में एक शॉपिंग सेंटर है, काफी बड़ा शॉपिंग मॉल है। तो मैं भाई के साथ था वहाँ पे, हम शॉपिंग कर रहे थे। मैंने देखा कि एक साहब जो है वो अपना, उन्होंने हैंड बैग पकड़ा हुआ है, शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ है। उनके साथ एक लड़का है, यंग था, उसने एक बच्चा उठाया हुआ है, उसने भी शॉपिंग बैग पकड़े हैं। तो सब लोग उनको विश कर रहे हैं, हेलो हेलो, हर बंदा। तो मैंने देखा नॉर्वे में जनरली इतना कोई रिवाज नहीं था, बस जिसको जानते हैं आप हेलो कर लेते हैं, बाकी जनरली अपना अपना काम कर रहे थे। आई आस्क्ड माय ब्रदर, मैं भाई से पूछा कि यार ये कौन है बंदा जिसको हर बंदा विश कर रहा है? उनका जी ही इज द प्राइम मिनिस्टर। वो नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर है जो शॉपिंग मॉल में अपने बेटे के साथ शॉपिंग कर रहा है और अपना पोता उठाया हुआ है, वो शॉपिंग कर रहा है। और मेरे सामने वो बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी में खुद बैठता है, ड्राइव करता है, सामान अपना खुद रखता है डिग्गी में, वो ले जाता है। आई वाज सरप्राइज, 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, तब आई वाज इन सर्विस। तो आई वाज सरप्राइज, मैं कि यार हमारे तो यहाँ पे उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो एक नाज़िम में निकलता है ना, इसके पीछे 4 डाले निकलते हैं, 10 बंदूकों वाले होते हैं, और नाज़िम साहब के आगे 2 गाड़ियां, 2 पीछे, एक पुलिस की मोबाइल पीछे चल रही होती है, और वो उनके नाज़िम की शशके देख रहे हैं, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। दिस इज अ डिफरेंस। बेसिकली वो स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, वो अपना वो असल में कहता हूँ कि वो जो दोज आर द पीपल, वो एक्चुअल उमर ला की बात हो रही थी या इस्लाम की बात हो रही थी, रास्ते मदीना की बात हो रही थी। असल में मैंने रास्ते मदीना वहां देखी है, सिर्फ वो
कलमा पढ़ लें और चंद खराफात हैं वो अगर छोड़ दें तो दे आर दी ट्रू मुस्लिम्स, जो एक्चुअल इस्लाम के और कुरान की टीचिंग के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, वो लोग हैं। वो अपने आइन को, अपने जो मुल्क में कानून है, जो इंसाफ है, जो उनकी कोर्ट्स में देख लें कितना इंसाफ पे काम होता है। मेरा भाई है, उसका भी किसी नॉर्वेजन किसी बंदे से कोई केस चल रहा था, तो भाई ने वो केस नहीं दिया। तो मैंने उसे कहा, शुरू में कहा, मैंने कहा यार वो लोकल है वहाँ का, मैंने कहा भजन यहाँ पे देर नो इशू, वो लोकल है या नहीं है, मैं राइट पे हूँ तो इंशाल्लाह आई विल विन द केस। वहाँ पे ये सिस्टम है। यहाँ पे आप राइट पे भी हैं। अभी कल परसों असेंबली में, पार्लियामेंट में, हमारी पाकिस्तानी सेनेट में एक वकील साहब हैं, वो सेनेटर हैं, वो अपना कितना खुद बयान कर रहे थे कि मेरा जूनियर वकील था, मेरे चैम्बर में बैठा हुआ था, गांव में लड़ाई हुई है, उधर पर्चा करा दिया, इसका नाम भी लिखवा दिया। वो बंदा लाहौर में चैम्बर में बैठा हुआ है, चीचों की मलिया में लड़ाई हुई है, और बंदे ने 3 साल जेल काटी मैंने। जो बंदा वहां से 200-300 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, सिर्फ पर्चे में नाम आने की वजह से उस बंदे को 3 साल सजा हुई। ये तो हमारे, मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ पाकिस्तान का और पाकिस्तान से बाहर का। बाकी जहाँ पे आपने रास्ते मदीना की बात की है, तो मैं गो के मेरे लिए सबसे अजीज मुझे वो है जो मेरे मुल्क के लिए ठीक सोचता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, XYZ हो, जो मेरे मुल्क के लिए मुझे अच्छा महसूस होगा, सिंसियर टू माय कंट्री, मेरा वो लीडर है, मेरा वोट उसके लिए है। और इमरान खान को मैं बाकी दोनों से बेहतर समझता हूँ। बाकी दोनों तो आपको पता है वो इंटरनेशनल किस्म की डकैत है। ही इज बेटर देन देम। बंदा खुद ऑनेस्ट है, ठीक आदमी है, रास्ते मदीना की बात तो करता रहा, कुछ स्टेप्स ऐसे लिए भी उसने हैं, जिस तरह आपकी पनागाहें खोली हैं, हेल्थ कार्ड है इस तरह के। मगर आपको मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि माफियाज इतने स्ट्रांग है पाकिस्तान में, इतने यू कांट इमेजिन। आप जब आए यहाँ पे, मैं तो क्योंकि अभी सिविल में रिटायरमेंट के बाद 10 साल हो गए मुझे, तो मुझे काफी मिलना जुलना होता है। अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ इस सिलसिले में भी मुझे डिफरेंट सिटीज में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से काम रहता है, मुख्तलिफ SP IGs के पास मेरा आना जाना होता है। तो यू विल नॉट बिलीव के माफिया कैसे काम करते हैं। मैंने CCPO लाहौर की ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं किसी सीनियर बंदे का फोन आया, पॉलिटिशियंस का, तो द वे ही वाज रिस्पोंडिंग लगता था कि इसका जर खरीद गुलाम है या इसका जाती मुलाजिम है। इस तरह वो आगे से उस फोन पे बात कर रहा था उससे कि मुझे खुद शर्म आ रही थी कि यार मैंने फौज में, मैं तो फौज में रहा हूँ, हमने कभी GOC की कॉल आई है तो हमने कभी उस तरह आगे से, जाहिर है रिस्पेक्ट सीनियर है, रिस्पेक्ट करनी है, आपने सर भी कहना है, आपने उसके अहकामात भी मानने हैं, बट द वे ही वाज रिस्पोंडिंग, मुझे खुद शर्म आ रही थी कि ही CCPO लाहौर और इसका किस तरीके से एक पॉलिटिशियन की कॉल पे किस तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे तो आप यू कांट कंपेयर, आप कंपेरिजन कोई है ही नहीं है यहाँ पे। बस अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो करंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो नहीं कहूँगा, सिर्फ इमरान खान को कहूँगा, इज अ बेटर मैन, ऑनेस्ट है, बंदा एफर्ट कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज माफियाज जो बैठे हुए हैं, हमारी अदालतें ऑल माफियाज, 90% माफियाज, हमारी कोर्ट कचहरी में वकील ऑल माफियाज, हमारी पुलिस, जहां से आपको इंसाफ कहाँ से मिलना है, इंसाफ मिलना है आपको थाने से, जहाँ से आपकी FIR होनी है, उसके बाद आपकी प्रोसिक्यूशन जो आपके तफ्तीशी है वो भी पुलिस वाला है, फिर कहा जाना है आपने कोर्ट में वकील के पास, फिर आपने जाना है कोर्ट में। ये है चेन पूरे इंसाफ की। अब पूरे के इंसाफ की चेन में अगर माफियाज बैठे हों तो आप ज्यादा लगा लें, आप कहाँ से इंसाफ ढूंढेंगे, आप कहाँ पे जाएंगे। जो पैसे हैं आपके पास गुडी गुडी है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, या आप इन्फ्लेशन है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप शरीफ आदमी हैं, जेंटलमैन हैं, आप बेगुनाह भी हैं, तो यू विल गेट दी पनिशमेंट, फिर आपको जो बेगुनाह भी हैं तो आपको सजा मिलेगी। तो तब तक ये इंसाफ। दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी रेहाना की तरफ जो क्वेश्चन लेके जाना है वो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगा। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि ये आप तीनों पार्टिसिपेंट जो हैं वो तीनों ने लाहौर में काफी अरसा गुजारा है। रेहाना ने क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम भी देखा है और इंग्लैंड का भी देखा है। रेहाना जरा आप ये बताएं कि पाकिस्तानी सियासतदानों में और यहाँ पे आप क्या फर्क समझती हैं। तो क्या इंग्लैंड में आपको गलियां नालियां बनवाने के लिए आपको आपके MP के पास जाना पड़ता है या क्या प्रोसीजर है? जी सबसे पहले तो ये कि मैं पाकिस्तान गई थी बट आई वाज क्वाइट यंग, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। बट अभी जो मैं यहाँ पे जो देखती हूँ
कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो मुझे आइडिया होता है, मैं जब लोगों से सुनती हूँ कि वहाँ का सिस्टम जो है बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि अर्लियर हमने देखा कि जो मेजर साहब हैं और जो राना साहब है, उन्होंने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ एक सिंपल सी भी चीज जो है उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। यानी जो काम एक इंसान कर सकता है वो आपको भागना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास। जैसे मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान में जैसे यहाँ पे यानी हमारा पासपोर्ट का मसला है, जैसे राना साहब ने कहा कि हम अपने पोस्ट ऑफिस जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, हमें वहां को कोई चीज नहीं समझ आ रही, हम पोस्ट ऑफिस वालों से पूछ लेते हैं, वो हमें आइडिया देते हैं। हम घर आते हैं, हमारा जो फॉर्म होता है उसके साथ सारी डिटेल होती है, अगर हमें फिर भी समझ नहीं आता हम ऑनलाइन जाते हैं, अगर हमें फिर भी समझ नहीं आता हम यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी लोगों ने अपलोड की होती है चीजें जिनको देख के आप वहां से सीख सकते हो या समझ सकते हो चीज को। पाकिस्तान में क्या होता है कि आप एक के पीछे भागते हो, फिर वो कहेगा उसके पास जाना है, फिर जी वो आपस में आपको जैसे कि मैंने सुना है फुटबॉल बना देते हैं, और फिर उनका मकसद ये होता है कि हम इतना इनको परेशान करेंगे कि ये एंड में तैयार हो जाएंगे हमें कुछ ना कुछ देने के लिए, जिसको वो पाकिस्तान में कहते हैं चाय पानी कहते हैं बाय द वे। तो यानी कि वहां का सिस्टम ऐसा है। यहाँ पे क्या है, जैसे कि अर्लियर भी यानी यानी कि बताया गया है कि यहाँ पे बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हर चीज ऑनलाइन है, या आप उस यानी एक जगह पे जाते हो, आप वहां जाके उनसे पूछते हो ज्यादा मसला है तो आपके इलाके के काउंसलर हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। और अगर कोई यानी कोई मसला है जो आपका काउंसलर यानी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, तो वो जो काउंसलर है फिर आप उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है एमपीज के पास जाते हो। पर यहाँ की एक बात है जो मैं आपको बताऊंगी, हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग हैं या जो कश्मीरी लोग हैं, ऑल्दो वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, बट बिकॉज वी आर लिविंग ओवर हियर उनका डिफरेंट है, उनका वही सिस्टम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे करते हैं, उनका पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से यानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ऑल्दो वो देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यानी कैसी है, वो उसे कंपेयर भी करते हैं, पर आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेज आर रियली गुड, क्योंकि यहाँ का एक सिस्टम है, यहाँ पे आप उसके हिसाब से चलते हो। यहाँ पे जैसे कि आपने अर्लियर बात की कि पॉलिटिक्स की भी, तो यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियन बनने से पहले उनको पता होता है पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, यानी उनको पता होता है कि वो जो रोल ले रही है उस रोल में उनकी यानी कि उनको क्या क्या यानी इन्वॉल्वमेंट होगी। पाकिस्तान में जब कोई पॉलिटिशियन के लिए जाता है यानी कि पॉलिटिशियन बनना चाहता है या वो किसी पार्टी के साथ जाता है, तो उन्होंने उनको कोई किस्म की यानी कोई ट्रेनिंग, कोई किस्म की इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी जाती है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि जी आप हमारे साथ होंगे और यानी हमारी हुकूमत जब आएगी तो फिर उसके बाद हम जो भी करेंगे हम मिलके करेंगे। तो यानी कोई डिटेल नहीं उनको दी जाती, यानी एक डिटेल होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि अगर हम इस पार्टी के साथ आ रहे हैं तो हमें हमसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है। थोड़ा बहुत उनको बताया जाता है, बट आई थिंक के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने आज तक अपना यानी कि मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ा होगा, उनको यही नहीं पता होगा कि पास में क्या था अब क्या है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप लॉ में जा रहे हो तो आप जाके मैनिफेस्टो पढ़ो कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त क्या था। यानी ये जो अभी 74 ईयर्स 75 ईयर्स होने वाले पाकिस्तान को यानी कि अगस्त में बने हुए, तो उनको पता होना चाहिए कि ये जिस यानी पार्टी के साथ है वो पार्टी कैसे स्टार्ट हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, फिर उसके हिसाब से ही वो देख सकते हैं कि ये पार्टी उनके लिए ठीक है या ये पार्टी मुल्क के लिए क्या कर रही है, या वो अपनी तरफ से उनको ओपिनियन दे सकते हैं, सजेशन वो दे सकते हैं। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है पाकिस्तान में। जैसे यहाँ हमारी जो पार्टीज हैं वो आपको यानी बेचती हैं, यानी वो जब देखती हैं कि आपका काम कैसा आ रहा है, जहाँ आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपके जो कुलीग्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, और वो आपके आपके लिए ना यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फिर आप खुद भी जो है पढ़ते हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सियासत है इसको मेरा ख्याल है यहाँ तो कोर्स होना चाहिए या फिर या फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो जब आप पॉलिटिक्स में आने वाले होते हैं उससे पहले आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपका एग्जाम हो या आप या फिर आपका कोई टेस्ट हो, फिर आपको आने दिया जाए ताकि आपको पता चले, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि नॉट मेनी पीपल नो कि भी उनका रोल क्या है। जी जी रियाना, बहुत अच्छा आपने उसको जो है एक्सप्लेन भी कर दिया, तनवीर साहब ने भी एक्सप्लेन किया, राना साहब ने भी किया। अब सियासतदानों को तो मेरा ख्याल में हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब पाकिस्तानी सियासत की बात करेंगे, जब इलेक्शन आएंगे तो वो जरदारी साहब ने कहा था कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन रिवाइंज है, तो देखते हैं आइंदा क्या होता है। राना साहब,
अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं और पाकिस्तान में जो बाज़गश सुनी जा रही है सदारती निज़ाम के हवाले से, तो आप ज़रा हमारी थोड़ी मालूमात में, हमारे नाज़रीन की मालूमात में इजाफे के लिए बताएं कि ये जो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का एक सिलसिला चल रहा है, ये क्या खाली खबरों की हद तक है या इसकी कोई हकीकत है? सर जी, हकीकत तो ये है कि ये कहीं ना कहीं से तो बात निकली है कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जाए और इसकी जो बाज़गश्त है वो ज़्यादातर हुक्मरान जमात की तरफ से आई है और उनकी तरफ से ये बात सामने लाई गई है कि वज़रा या वज़ीर आज़म बन के वो मामला 3.25 साल में अचीव नहीं किए जा सके, क्यों ना कि इस मुल्क का एक दफ़ा फिर इंतज़ामी ढांचा तब्दील किया जाए और मुल्क में सदारती निज़ाम को नाफिज किया जाए। सदारती निज़ाम के पीछे ये है कि एक आदमी को तमाम मुंतखब कर लेते हैं, अवाम राय से वो मुंतखब हो जाता है, उसके बाद वो अपनी टीम बनाता है और टीम बनाने के बाद वो तमाम तर अच्छे बुरे फैसलों का जिम्मेदार होता है। ये फैसला ये हद तक आ गया सदारती निज़ाम में। पार्लिमानी निज़ाम में ये है कि पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, आपको एक बिल लाना पड़ता है, उसको ऐवान में पेश करना पड़ता है, आपको ब्लैकमेल होना पड़ता है, सियासतदानों के नखरे उठाने पड़ते हैं, बिल को पास कराने के लिए उनके काम करने पड़ते हैं, इस तरह के मामला को फेस करना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि पिछले हमारे ये 72, 73, 74 साल में पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क में आया तो किस तरह चला और पार्लिमानी निज़ाम चला तो वो किस तरह किस हद तक चला और कितना कामयाब गया। इसमें सिर्फ ये है कि आया ये निज़ाम अब अगर इस हुकूमत को या इस टीम को दे दिया जाए तो ये क्या टीम एक ही जमात की टीम है या इसमें मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ आरा के लोग शामिल हैं जो कि एक टीम बन गए हैं, जिनके अपनी राय एक दूसरे से नहीं बनती, एक दूसरे के साथ ये बहालत मजबूरी चलने के लिए मजबूर बैठे हैं। इनको कोई और चलाता है और टेलीफोन करके बुलाता है और इनको आगे लेके जाता है। सदारती निज़ाम अगर आता है, सदारती निज़ाम में इमरान साहब को निज़ाम दे दिया जाता है तो क्या इमरान खान साहब की सोच बदल जाएगी? वो सोच कोई नई उनके अंदर पुटअप हो जाएगी, नया कोई डाटा सिस्टम उसमें इन हो जाएगा या कोई नई टीम आ जाएगी जो पार्लिमानी निज़ाम में नहीं आ सकती, सदारती निज़ाम में आके उनकी मदद करेगी? यही इमरान खान साहब होंगे जिनको सदारती निज़ाम दे दिया जाएगा, कल को कहेंगे ये जी सदारती निज़ाम भी ठीक नहीं चला, मुझे अच्छी टीम नहीं मिली, मुझे लोगों ने सही तरीके से मेरी मदद। देखिए, पिछले 3.25 साल का मेरा जो हम सुनते आए और मेरी उम्र 61 साल होने को लगी है, पाकिस्तान हमेशा खतरात में रहा, पाकिस्तान की मईशत डूबने वाली है, पाकिस्तान तबाह हाल हो गया, पाकिस्तान को बचाने के लिए किसी ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो कि आए और मौजूदाना तौर पे पाकिस्तान की डूबती मईशत को संभाले। मगर वो जब आता है और जब जाता है तो पता चलता है उसको कोई और लेके आता है और लाने का और ले जाने का मकसद और है। मेरे नजदीक इस वक्त सदारती निज़ाम एक सिर्फ शोशा है, उसको तवज्जो हटाओ बनाने के लिए इस वक्त छोड़ा गया है। मुल्क में माशी निज़ाम इस वक्त तवज्जो मांग रहा है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। माशरे में इस वक्त लाकानूनियत अपनी इंतहा को है, हज और उम्रा करने में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं, इंसाफ मुहैया करने में हमारा 123वां नंबर आता है। तो हमें इस कार्टेल को तो ठीक करें। हमने अभी 3 जस्टिस को बाईपास करके एक खातून जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। ये कोई, मैं उस खातून की जस्टिस की मुखालिफत नहीं कर रहा, मगर मैं निज़ाम में जो अंदर का है इसका जो अदालती निज़ाम है जो इनको मुंतखब करता है, शायद उसमें कोई ऐसी चीज़ कि कहीं ना कहीं किसी के लिए हडल्स खड़ी की गई है कि उसका रास्ता रोका जाए। जब तक हम अपने निज़ाम हुकूमत अपने अंदर, जैसे भाई साहब ने कहा, पुलिस का महकमा रिफॉर्म मांगता है। इमरान साहब का सबसे फेवरेट नारा था, हम पुलिस पे रिफॉर्म लाएंगे, कोई नहीं। उसके बाद हम ये जो कार्टेल है हमारा, जो ब्यूरोक्रेट माफिया, इसमें इस्लाह लेके आएंगे, कुछ नहीं। हमारा हेल्थ कार्ड आ गया मगर अस्पताल का निज़ाम ठीक नहीं हुआ। हेल्थ कार्ड की अगर सच्चाई हकीकत देखे तो आपको हैरानी होगी कि सिवाय
चंद बीमारियों के आप और कोई इलाज नहीं करा सकते, उसके ऊपर ये तजर्बा सामने आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता इसके समरात आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये चीजें अब सामने आ रही है कि इसमें क्या लीगल प्रॉब्लम है और इस कार्ड को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सदारती निज़ाम सिवाय एक वक्त के ज़िया के अलावा कुछ नहीं है। इस वक्त को धक्का दें, आगे चलाएं, आगे जाएं, इसके अलावा मेरे मुताबिक इसकी कोई अहमियत नहीं है। जी मैं क्योंकि हमारे पास एक फौजी मौजूद हैं, तो मैं सदारती निज़ाम में एक बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब भी सदारती निज़ाम का तजर्बा किया गया है, वो एक फौजी यूनिफॉर्म में किया गया है। पहले अयूब खान थे, फिर जनरल ज़िया थे, फिर जनरल मुशर्रफ थे। अब वो तो चले गए, मगर अभी कहा जाता है कि वो अदवार जो थे, वो कई सिविलियन भी कहते हैं कि वो अदवार हमारे इन बाकी सियासतदानों में पार्लिमानी जमहूरियत से वो बेहतर है। एज ए फौजी और एज ए सिविलियन आपसे मैं पूछूंगा कि आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, जिस तरह आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री निकाल लें, पूरी हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना है, जो जनरल अयूब का दौर है, अगर उसमें प्रोग्रेस के हिसाब से पाकिस्तान की तमाम डिपार्टमेंट में आप एयरलाइन को ले लें, आप उसके डैम्स को ले लें, आप तमाम डिपार्टमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, आप किसी डिपार्टमेंट को भी ले लें, आप कंपेयर करें अयूब खान के दौर से उसके बाद के आने वाले दौरों से, तो डेफिनेटली आप उसको प्रेज करेंगे कि अयूब खान ने बहुत, अगर उसी स्पीड में उसी पेस में पाकिस्तान चलता रहता, बीच में जमहूरियत वाला जो हमें शौक था वो पूरा ना करते, तो मुमकिन है आज हम बहुत बेहतर सूरत होती। हम पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी हमारी अयूब खान के दौर में। जो डैम बने हैं आपके, वो अयूब खान के दौर में बने हैं। जो आपकी इकोनॉमी की स्ट्रांग बेस बनी थी, वो अयूब खान के दौर में बनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें जमहूरियत का भी, मैं जमहूरियत एज अ निज़ाम मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो जमहूरियत निज़ाम में आ गए हैं, ये सारे जमहूरियत चोर है, एवरीबॉडी। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं जितना अभी राणा साहब ने बताया कि इमरान खान के साथ जो लोग बैठे हैं, इज राइट। उसके इमरान खान खुद तो ऑनेस्ट आदमी है, खुद ठीक है, मदीना की रियासत भी करना चाहता है, बड़े काम करना चाहता है, उसने वादे भी बड़े किए हैं, एग्रीड। बट वो कैसे होंगे? तब होंगे जब उसके साथ जो पूरी टीम है और प्लस असेंबली में उसके पास थोड़ी एक्सपीरियंस हो। अभी क्या होता है, अभी फर्ज करें वो बिल मूव करते हैं तो एमकेएम ब्लैकमेलिंग उस पर आ जाती है, उनकी जो इत्यादि है। दूसरी काफ लीग है, मुस्लिम लीग काफ, वो ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। अब जब इस तरह के लोग उसको, जो छोटे छोटे ग्रुप उसके साथ अटैच हैं उसकी गवर्नमेंट के बाद, अगर वो नाराज होते हैं तो गवर्नमेंट नहीं रहती। अब उनको भी राजी रखना है तो क्या करना है, फिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, अपने बेटे को वजीर बना दो, फलाने बेटे को मेरे मिनिस्टर बना दो। अब इमरान खान इज नॉट ऑफ द टाइप। मैं उसमें इमरान खान की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। ही इज नॉट ऑफ द टाइप, ही इज अ डिफरेंट मैन। मैं अभी जो सदारती निज़ाम और पार्लियामेंटी निज़ाम को इमरान खान पे ला के कंक्लूड करूंगा कि खुद वो बंदा डिक्टेटर टाइप है, खुद वो ऑनेस्ट है, करना चाहता है, उसको जो तकलीफ है, दर्द है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान को किसी फौजी लिहाज से पर्सनली भी जानता हूँ, सिर्फ एज अ पीटी लीडर नहीं जानता। मैं मेरे कुछ आर्मी के अंदर रहते हुए कुछ ऐसे मेरे काम था या इस तरह की मेरी उसके साथ कोई ऐसा चीज थी, कोई मेरी ऑफिशियल ड्यूटी थी जिसमें मैं उसको पर्सनली भी मुख्तलिफ जगहों पर मैंने उसको देखा। तो वो एक सिविल कपड़ों में एक डिक्टेटर टाइप बंदा है, जो चाहता है, करना चाहता है, उसके जेल के बैकग्राउंड में जो है वो इम्प्लीमेंट कराना चाहता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ 90% चोर बैठे हुए हैं। शाहवंत कुरैशी साहब उस साथ बैठे हुए हैं, सारी उम्र दूसरी पार्टियों में थे। उसके साथ दाएं बाएं अगर देखें तो आपके कौन लोग बैठे हुए हैं? वही है जो नून लीग या पीपल्स पार्टी में थे। ऐसा होल देखे किसी को, तो जो असल वर्कर थे वो शायद ऊपर नहीं आ सके। ये जो सो कॉल्ड वडेरा सिस्टम, वही वडेरे, वही सारे मुख्तलिफ पार्टियों से, जो ये कोई मेरे ख्याल में कोई अराउंड 200 लोग हैं जो स्विच करते हैं। कल को अगर नून लीग की थोड़ी नजर आया कि वो जीतने वाली है तो स्विच कर देंगे, पीपल्स पार्टी के जलसे अच्छे शुरू हो गए तो स्विच कर देंगे। तो मैं सिर्फ इमरान खान की बात करूंगा, मैं बाकी की बात करूंगा। तो ही ऑफ द टाइप इस तरह का बंदा है कि जो डिटरमिन्ड है, ऑनेस्ट है, उसके दिल में तकलीफ है। मतलब मैं सिर्फ अभी एज अ लीडर प्राइम मिनिस्टर बात नहीं कर रहा, मैं इससे पहले से
अब ड्यूरिंग सर्विस भी कुछ इसके साथ ड्यूटीज की है मैंने, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बंदे में ये बंदा ठीक है, बंदा इसको कहते हैं बंदा बड़ा ठीक है, मैं पंजाबी में कहूंगा कि बंदा बड़ा ठीक है, बिल्कुल ठीक आदमी है। अगर उसको अभी हम अगर दोनों निजामों को देखें तो हमारे जो पार्लियामेंट्री निजाम है ये वो कीचड़ है, ये वो गटर है जिसमें मदानी डाल के 100 साल भी रिड़ते रहेंगे ना, मक्खन नहीं निकलेगा। क्या करेंगे? इमरान खान कल के चले जाएगा, फिर मरियम आ जाएगी, मरियम जाएगी, बिलावल आ जाएगा, बिलावल जाएगा, हमजा आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या हमजा आके कोई लाभ ले आएगा? तनवीर साहब, मैं आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। अभी आपने कहा कि इमरान खान बंदा ठीक है, वो अपना एजेंडा भी लेके आया था, तो क्या इदारे उसको काम नहीं करने दे रहे? इस पे भी जरा रोशनी डालें। सर माफियाज है, मैंने आपको पहले अर्ज किया ना कि हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं। यू नेम एनी डिपार्टमेंट, आप जुडिशरी में चले जाएं, आप पुलिस में चले जाएं, आप ब्यूरोक्रेट देखें, ब्यूरोक्रेट भी माफियाज हैं। बच्चों ने जितने आपके बड़े सेनेटर्स और अभी तो थोड़ा सा सख्ती हुई है, पहले तो इन अपने बच्चे, हर वडेरे का बच्चा, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, सारे उन्होंने सीएसएस करवा के सिविल सर्विस के प्रॉब्लम से, अभी वो कमिश्नर है, कोई किसी जगह बैठा है, ये सारे इन्हीं पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार हैं। वो भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, उन्होंने अपने बच्चों को सीएसएस करवा के उन्होंने यहाँ बैठाया हुआ है। अभी डीसी लगे हुआ है, कमिश्नर लगा हुआ है, किसी का बैठा हुआ है, दे ऑल आर लिंक्ड विद द माफिया। ये पूरा का पूरा निजाम, ये सारे का सारा जो सिस्टम है हमारा, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के सपोर्टिंग जितने डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब में माफिया बैठे हुए हैं। सर मैंने थोड़ा सा चूंकि काम किया हुआ है इन पे इंटेलिजेंस नेटवर्क के हिसाब से भी, मैंने ड्यूरिंग सर्विस कुछ मैंने यूं आपको सरप्राइज हो जाएंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो इन पॉलिटिशियंस और इन लोगों की जो इनकी फाइलें हैं, जो इनकी सूरत हाल है, आप पूछ नहीं सकते किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं पैसे के लिए, और जो खराफात हमारे माशरे में है शराब के लिए, बाकी चीजों के लिए, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अपने मुल्क के राज, मुल्क की बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम समझते हैं कि हमें जान से मारते हैं तो शायद हम नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। इन लोगों ने सिर्फ चंद पैसों के लिए, थोड़ी सी इलेक्शन के लिए, थोड़े से टाइम के लिए इन्होंने वो इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस तरह की चीजें, ट्रस्टेबल पीपल। मैं यार 2 हाल है इसको पाकिस्तान को ठीक करने के, एक तो ये है इंक्लूडिंग मी, जो लोग 30 साल से ऊपर है सबको समुद्र में बुर्द कर दी जाए, हमारे समेत सबको। फिर एक नई जनरेशन को तालीम और तरबियत के साथ तैयार किया जाए, उनकी तरबियत की जाए और उनको ला के पाकिस्तान का निजाम। आपके इस पॉइंट पे राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनको लेते हैं वो। जी राना साहब। सर मैं आपको कहूँ, अगर मेरी बात दिली कहें, इस वक्त जो जरूरत है वो पाकिस्तान में सीधी सी माशाल्लाह हुकूमत लगा दी जाए, माशाल्लाह लगा दी जाए, और ये मुल्क फौज के हवाले कर दिया जाए। किसी सूरत ये मामला सिविलियन से ठीक होने वाला नहीं है। जिस जगह हम आके रुक गए हैं, हम जितने भी यहाँ पे फरिश्ते को बिठा दे, जितने बड़े भी ईमानदार को बिठा दे, जितने भी बड़े उसको बिठा दे इस मनसब पे, चाहे सदारती हो चाहे पार्लिमानी हो, ये काटल, अब ये वो छोटे काटल नहीं कि भुट्टो जी ने 22 खानदान कहता था और उसके बाद जाके ये 22,000 खानदान बने। अब ये लाखों में बात चली गई है। और जिस तरह मेरे साहब ने फरमाया ना कि ऊपर से जो एसएचओ भर्ती हुआ था वो एसएसपी से वो आगे जा चुका है। ये सब माफियाज अपने अपने पॉकेट बना चुके हैं। मैंने कराची को देखा है, मैंने एमक्यूएम को बहुत करीब से देखा है, मैं कराची यूनिवर्सिटी में एमक्यूएम को देख चुका हूँ, मैं बहुत करीब से जानता हूं अल्ताफ हुसैन, अजीम तारिक वगैरह को। मैंने वो देखा है कि जिस वक्त आप इन्हें एज ए स्टूडेंट सोच भी नहीं सकते थे कि इनके आइडियाज और आइडियोलॉजी क्या है। इस मुल्क को ठीक करने के लिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। अभी आपने बात की कि सिस्टम नाकाम हो गया, तो माशाल्लाह शायद वही ठीक कर सके। मगर अभी हमने 4 साल पहले, 6 जब मुशर्रफ के दौर में देखा कि मुशर्रफ को पहले तो सियासतदानों को इन्वॉल्व ना करे। परवेज मुशर्रफ साहब ने सियासतदानों को इन्वॉल्व किया। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब आप ये चाहते हैं कि ये गन साफ करने के, और सियासतदानों के हाथों वो फिर ब्लैकमेल हुए।
और जब वो ब्लैक किंग हुई तो फिर उन्होंने उनकी बात मानी। राणा साहब ठीक कह रहे हैं कि जब 2 साल अगर उनके वो देखें, जब पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं किया था वो 2 साल देख लें आप, और उसके बाद जब पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व किया उसके बाद देख लें आप, बड़ा कंपैरिजन कर लें उन मुशर्रफ के दौर का, जब तक उन्होंने इंडिपेंडेंट रहे, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं किए, उनकी देख लें, मुल्क की तरक्की देख लें, मुल्क के सारे काम देख लें। जब पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए, काफली के साथ चमड़ गई, उसके बाद देख लें क्या सूरत हुई। इज राइट, राणा साहब ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, रियाना की तरफ आते हैं आखिरी सवाल के लिए। रियाना, आप अपने तजर्बे के मुताबिक क्या कहेंगी कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो हमारे वो किस तरह काम करता है? ब्रीफली हमें उसके बारे में बताएं, और क्या वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हो सकता है? जी रियाना। जी, यानी ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया उसके अलावा भी मैं गुफ्तगू सुन रही थी, यानी दोनों यानी जो जो मेरे कोलीग्स हैं यहाँ पे, तो मैं कुछ चीजें ऐड करना चाह रही थी। एक तो मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि एक और तरीका जिससे कि हमारी सियासी जो हालात हैं, यानी पार्टीज का जो कारकर्दगी है वो बेहतर होगी, और हमारा जो मुल्क है वो भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, और सियासतदान भी बेहतर अच्छा काम करेंगे। उसका शायद एक तरीका ये है कि हमारे यहाँ ये बड़ी चीज होती है कि जो ही एक नई पार्टी आती है, या हमें लगता है कि एक पार्टी जीतने वाली है, तो लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि जी ये पार्टी जो है ना, ये इस दफा जीतेगी, तो हमने जी इनके साथ होना है, तो हमें फायदा होगा। तो वो थोड़े दिन पहले भी इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कभी कभी जो ही एक पार्टी जीत के हुकूमत में आती है, तो पिछली पार्टियां वाले छोड़ के उस पार्टी में भी आना शुरू हो जाती है। इसको रोकने का एक तरीका ये है कि हर पार्टी को अपना जो उनका जो एक मैनिफेस्टो है, उसमें उनको टाइम रखना चाहिए कि अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपको इतनी मुद्दत के लिए, इससे पहले आप वो पार्टी छोड़ नहीं सकती हैं। या तो वो ये करें कि 5 साल का ही रखें, जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, 5 साल तक हुकूमत होती है। मेरा ख्याल है जब एक बंदा पार्टी ज्वाइन करता है, उसे लिखवा लिया जाए कि 5 साल आप इस पार्टी के साथ हो, तो उसकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी, क्योंकि उसको नजर आ रहा होगा कि मैं दूसरी पार्टी में तो जा नहीं सकता हूँ। और उस वक्त अगर वो हुकूमत जीत जाती है पार्टी, तो बंदा ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करेगा। उसको ये पता होगा कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे अच्छी कारकर्दगी रखनी है, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम भी मैं इनके साथ ही तरक्की करूं। और अगर नई पार्टी में भी जाएगा तो वो पार्टी भी देखेगी कि ये बंदा 5 साल के लिए इस पार्टी के साथ था, इसने उनके साथ कैसे काम किया, चाहे वो पार्टी मुंतखब हुई थी कि नहीं हुई थी, पर उसकी कारकर्दगी एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कारगन, यानी कैसी थी। तो ये तजवीज जौन सी है, ये मेरे जेहन में आई थी। और उसके अलावा भी मेरे जेहन में एक दो बातें और आई थी। तब्दीली, तब्दीली क्या है? यानी हम ये वर्ड बड़ा सुनते, तब्दीली, कुछ लोग इसका मजाक बना रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी टाइम है। तब्दीली जो होती है वो हम बाहर के लोगों से नहीं आती, तब्दीली हमारे अंदर से आती है। तो जब हम तब्दीली की बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज चेंज करना चाहती हैं, हमारा कंट्रोल लोगों पर नहीं होता, हमारा कंट्रोल खुद पे होता है। जब हम लोगों पे कंट्रोल करते हैं तो कुछ हासिल नहीं होता, बट जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तो हमारी सिचुएशन बदल जाती है। हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका नजरिया हमारे से, यानी कि हमारे बारे में बदल जाता है। ये एक नैरेटिव है, ये एक नजरिया है। तो मैं ये कहूंगी कि जब एक बंदा एक पार्टी से उठ के दूसरी पार्टी में आता है, तो वो ये आके नहीं कह सकता है कि मैं अब पीटीआई का बंदा हूं और जी मैं आ गया हूं तो मेरे आसपास लोग जो है वो तब्दीली करे। नहीं, सबसे पहले जब आप एक पार्टी में आए हो या आप एक निजाम चेंज करना चाह रहे हो, वो तब्दीली आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको वो तब्दीली अपने आप में लेके आनी चाहिए, ताकि आसपास के जो लोग हैं, यानी जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, या जो आप हु लुक अप टू यू, जैसे आप एक वजीर आजम है या मिनिस्टर है या आप एमपी हैं या काउंसलर हैं, तो आप उस वक्त लोगों के सामने एक 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 यानी कि इंस्पायरिंग पोजीशन में होते हो, आप एक मोटिवेशन की पोजीशन में होते हो। लोग आपको देख के सीखते हैं। जब उनको आप में ही तब्दीली नजर नहीं आएगी तो वो क्यों तब्दील होंगे? तो जब आप खुद तब्दीली की बात करते हैं तो आपको वो तब्दीली अपने आप में दिखानी चाहिए, और आपको अपने आप को भी प्रूव करना चाहिए। तीसरी बात, हमारा जो मुल्क है यहाँ पे ये सिस्टम है कि जो सदर बनता है उसके लिए जो एज होती है वो कम से कम 45 साल होनी चाहिए। उसको पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, और जो हमारी जो यानी कि नेशनल असेंबली है उसके काबिल होना चाहिए। मैं कहूँगी कि अच्छा ये रियाना, मैं आपको यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। आपने कहा कि सदर की एज जो है 45 साल, तो हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है कि जिनके लीडर अंडर 45 है।
तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को आप उस सदारती लिस्ट से बाहर निकाल रही हैं? देखिए, मैं इसी तरफ आ रही थी। मेरा ख्याल है ये एज जो है ठीक नहीं है, कम से कम 35 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि जब लोग 40 तक आते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं वो यानी कि आई डोंट वांट टू से इट लाइक दिस, बट वो मोटिवेशन खो देते हैं और उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि दे आर ओल्ड और वो अब क्या करेंगे। तो वो फिर अपनी सारी की सारी जो ख्वाहिशात है ना, जैसी भी हैं, वो चाहते हैं कि हमारी अपने जब हम तरक्की यानी जब हम किसी पोजीशन में हैं, हम अपनी ख्वाहिशात जो है उनको पूरी करें। आई थिंक अगर 35 की एज हम रखेंगे, इससे उस बंदे में फिर भी तवानाई होगी, जस्तजू होगी, और उसमें ये होगा कि आई वांट टू डू समथिंग, और मैं अपने लिए भी करना चाहता हूँ, मुल्क के लिए भी करना चाहता हूँ, और उसके पास टाइम उनके पास अनफ होगा। तो अगर 35 होगा, तो जब तक वो 45 होगा, उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा। यानी कि मेरा ख्याल है कम से कम एज 35 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो सी एज है यानी कि जब तक आप काम कर सकते हो, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा एज जो होती है वो 65 होनी चाहिए, आई थिंक। क्योंकि अक्सर जो रिटायरमेंट भी होती है वो होती है 65, यानी कि वो उसके बाद होती है। दूसरी बात मैं ये पा रही थी कि जो हमारा जो सदर है, उनको इम्प्यूनिटी दी जाती है। बेसिकली इम्प्यूनिटी का मतलब है कि जब वो ऑफिस में होते हैं सदर के, तो वो जो भी फैसला लेते हैं किसी चीज के बारे में या जो भी करते हैं, उनको कोई सजा नहीं होती। सजा सिर्फ उनको तब होती है जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का, वो उसके खिलाफ जाएगी। तो ये चीज मैं नहीं जानती थी, ये चीज मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि सदर वो वाहिद है इस मुल्क के, क्योंकि वो सरबराह है, कि वो कोई भी फैसला करना चाहे तो उसके यानी कि अपने अख्तियारात के अंदर रह के वो कर सकते हैं, और जब तक वो सदर है उनको कोई सजा नहीं दी जाती। और अगर उनसे कभी कोई ऐसी हरकत हो जाए तो उसके लिए 1/3 जो सी है यानी असेंबली के लोग हैं वो फैसला करते हैं, और उसमें चंद दिन का यानी टाइम लगाते हैं। और अच्छा, एक और बात जो मैंने देखी कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हमारे पास जो है 13 प्रेसिडेंट आ चुके हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट में से किसी को निकाला जाए। हाँ, एक प्रेसिडेंट है जिन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि उनके खिलाफ मुहिम की जा रही थी कि उनको यानी कि उनकी पोजीशन से निकाला जाए, वो है मुशर्रफ साहब। तो जनरल मुशर्रफ जो है, जब उनको पता चला कि दे आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ हिम, तो उन्होंने फिर ये किया कि खुद ही इस्तीफा दे दिया। और मैं ये भी पा रही थी कि हमारा जब ये स्टार्ट हुआ था, यानी हमारी कंट्री का जो निज़ाम स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान का, 1947 से लेकर 1956 तक आप लोग जानते हैं कि गवर्नर जनरल की हुकूमत थी। फिर उसके बाद यानी 56 में यानी हमारे जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, वो थे हमारे सिकंदर मिर्जा। तो सिकंदर मिर्जा को वाहिद ऐसे हैं हमारे हमारे वो गवर्नर जनरल भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, वो वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनको के दोनों ऑनर्स यानी जिनको के दोनों पोजीशंस को साथ यानी कि उनको दी गई। फिर इसके बाद 1958 में हम लोग जानते हैं कि जो अयूब खान है उनको मुंतखब किया गया था चीफ आर्मी स्टाफ के लिए। तो फिर जब वो आए यानी कि तकर्रर जब उनका किया गया, फिर उन्होंने उसके बाद जो है यानी उन्होंने वो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बने। तो प्रेसिडेंट बनने से पहले जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला आइन था 1956, उसको मंसूख किया गया था 1958 में। फिर इसके बाद जनरल जो अयूब आए वो भी प्रेसिडेंट बने। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। पर मैंने ये देखा है कि ये जितने भी जनरल आए, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और तो माशाल्लाह था, और मैं माशाल्लाह के हक में नहीं हूँ, बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को संभाला। बल्कि उनके ही दौर में अख्तियारात जो थे प्रेसिडेंट को ज्यादा थे। बट जब भी कोई बंदा यानी कि सिविलियन प्रेसिडेंट बनता था, तो वो अख्तियारात जो से थे उनके वो कम यानी वो कम कम यानी कर देते थे। अभी जैसे सिचुएशन ये है कि बिकॉज हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके जो अख्तियारात है वो लिमिटेड है, तो उन्होंने कोई भी फैसला करना होता है, नॉर्मली क्या होता है जो प्रेसिडेंट होता है उनका ज्यादातर जो टाइम और असर होता है वो आर्मी के साथ होता है। वो उनकी जब कोई तकर्रर करना होता है या कोई फैसला करना होता है, किसी को माफी देनी होती है, या फिर पार्लियामेंट में कोई भी किस्म की बात को लागू करना होता है, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। बट बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमारे आइन में चेंजेस की गई थी, यानी कि 2010 में जो कि उस वक्त जरदारी थे, और वो दोबारा से उन्होंने वो आइन बहाल किया जो कि 1973 में था, जो कि वो अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने उसमें चेंजेस करके उन्होंने इस तरह किया कि ये कोई भी तकर्रर करनी हो आला पोजीशन की, तो एक सदर को वो ताकत नहीं है जब तक कि वजीर आजम के साथ वो मशवरा ना करे या उसकी रजामंदगी ना हो। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे कि हमारे जो यानी कि आई थिंक सदारती निजाम अच्छा होगा, बट
मैं अभी इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि अभी जो इमरान खान है जैसे चल रहा है, उनको अपने 5 साल कंप्लीट करने चाहिए। जब उनके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे और वो दोबारा आएंगे, फिर वो नए सिरे से दे कैन मे बी डू इट। अभी बीच में एक नया निजाम लेके आने का मतलब ये होगा कि अभी हमारा जो निजाम आगे मसले हैं, अगर वो और ज्यादा मसले होंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फायदा होगा। पर हाँ, नई मुंतखब हुकूमत अगर वो इमरान खान की होगी या जिनकी भी होगी उनके लिए ठीक है। बिलावल भुट्टो का जहां तक आपने बात किया है, आई डोंट थिंक कि वो अगर सदर बनना चाहते हैं, इफ इज 35 फाइन, बट ये है कि हमें इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। हमें अपने बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वक्त के साथ, जैसे हमारा मोबाइल अप टू डेट होता है, इसी तरह से हमें अपना सदारती निजाम, सियासी निजाम और वजीर आजम का निजाम जो है अप टू डेट करने की जरूरत है। जी रियाना, बहुत शुक्रिया। अभी हम आते अपने प्रोग्राम के आखिरी उसमें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का तकरीबन टाइम खत्म हो गया है। मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने, राना साहब ने चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट फ्यू कमेंट्स, अब असल में बात कंप्लीट करनी जाएगी थी। अब साहब, राणा साहब ने बड़ी सजेशन दी कि आर्मी को मार्शल करना चाहिए। राणा साहब के गोश गुजार ये करना चाहता हूँ कि वो भी थोड़ा मुश्किल हो गया है इंटरनेशनली। आपको अगर पाकिस्तान को अपने बाकी दुनिया के साथ लिंक रखना है, प्रोग्रेस करनी है, तो मुल्क में मार्शल लगता है, उसके इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। आपको मुख्तलिफ पाबंदी लग जाती हैं, आपके सैंक्शन लगती हैं, आपको मुल्क चलाना पहले था। आजकल के दौर में मार्शल लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो दूसरा, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा एंगेज है। पहले सिर्फ हमारे पास ईस्टर्न बॉर्डर था इंडिया के साथ, अभी अब अफगान पूरा बॉर्डर, ईरान पूरा बॉर्डर, कश्मीर का पूरा बॉर्डर, ये इतना बड़ा बॉर्डर है जिसमें मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है डिप्लॉयड। अभी ऑलमोस्ट हमारे, आप देखें कैंटोनमेंट्स में हमारे स्टैंड पड़े थे, कैंटों में क्लब है, बसें भरी हुई हैं, गेमें चल रही हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम लोग कैंटोनमेंट में रह रहे हैं, लोग मैक्सिमम लोग डिप्लॉयड हैं ऑल अलोंग दी LOC इंटरनेशनल बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। तो मेहरबानी में राणा साहब की के सेशन थी, उस सेशन के रिप्लाई में बता रहा हूँ कि अभी आर्मी के ये उसमें नहीं आता। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद मेरी सेशन यही होगी। मेरी खबर भी है ये, जो मुझे कुछ मेरे दोस्त बात के जरिए मिली है, उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ पड़ा है। सिर्फ माहौल को साजगार देखा जाता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह रिएक्ट करेंगी इसके ऊपर। वो रिएक्शन देख के तो अभी भी आई डोंट नो कि वो 2 साल बाद, इस गवर्नमेंट के दौरान, इस गवर्नमेंट के बाद कब का है, क्योंकि वो बात हुई है तो गटर में बधानी वाली बात है। अगर हम इस को कंटिन्यू रखेंगे तो गटर में बधानी डाली हुई है, मक्खन नहीं निकलना। मक्खन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ हमें रूल चेंज करना चाहिए। ड्रास्टिकल चेंज तो मुझे नजर नहीं आती, विद द पैसेज ऑफ टाइम ही होगा। एजुकेशन सिस्टम पे हमें ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट आ जाती है और बंदा ऑनेस्ट प्रेसिडेंट बन जाता है, तो उसको अपनी अपनी मर्जी से मिल सकता है। उसके लिए मोहताज नहीं है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी का। तो शायद उससे कुछ थोड़ी सी। तनवीर साहब, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, शायद किसी का फोन जो है उसकी वजह से वाइब्रेशन आ रही है बीच में। अभी ठीक है जी, आप कैरी ऑन करें प्लीज। जी, तो मैं आज कह रहा था कि अभी जो हमारा प्रीवियस सिस्टम है, जो पार्लियामानी निजाम है, उसको तो ऑलमोस्ट जितने भी थिंक टैंक है, सिविलियन है, चाहे फौजी है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, ऑलमोस्ट ऑल पीपल वो इस बात पे कन्विंस हैं कि अभी जो इस निजाम को आगे लेके चलने के लिए, या तो हमें नजर आ रहा हो ना, इमरान खान जाएगा तो पीछे बहुत नून लीग में, पीपल्स पार्टी में या किसी और जमात में बड़ी अच्छी लीडरशिप आ रही है, वो तो ठीक है। अदरवाइज आपको नजर आ रहा है, आपके कौन लोग आ रहे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं, तो सारे वही माफिया आ रहे हैं। तो थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन। ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो खबर है कि वो उसका ड्राफ्ट बना हुआ है। अब आई डोंट नो कब इसको स्टेज पे लेके आते हैं। और मेरा ख्याल है, मेरी सच्ची व्यू है, अगर इसको दफा ट्राई कर ली जाए तो शायद कुछ बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। जी तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया। अभी मेरे ख्याल में इजाजत चाहूंगा। राना साहब, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है। जिस तरह
मेरे साहब ने कहा, माशाल्लाह भी एक सलूशन नहीं है, क्योंकि हमें अब जो मौजूदा दौर है उसमें काफ़ी इंटरनेशनल सिफारतकारी को देखना पड़ता है। इसी निज़ाम में रह के अगर कोई बेहतरी का रास्ता निकल सकता है तो उस पर कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो सदारती निज़ाम एक कोशिश है, करके देख ले, अगर उसमें कोई बेहतरी मुल्क के लिए, आवाम के लिए बन सकती है तो ज़रूर करना चाहिए। जी नाजरीन, अभी आपने हमारे मेहमानों की राय सुनी। शायद रेहाना कुछ कहना चाहती हैं, चले आप अपना आखिरी कह लें। जी, मैं सिर्फ आखिरी में ये बात कहना चाहूंगी कि मैं इत्तफाक करती हूँ, यानी जो आपने अभी कहा, मैं ये कहूंगी कि वाकई जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि मैं इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह कोई हल नहीं है, बल्कि इससे क्या होता है, सैंक्शंस भी लगते हैं, और अब जो कि बाकी की दुनिया उनकी नजरों में जो है, यानी वो ये फील करते हैं कि हम उनके बराबर नहीं हैं, और हमारा जो मुल्क है वो तरक्की नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जमहूरी जो है इकदार हैं, हम उनकी इज्जत करें, और हम ज्यादा से ज्यादा उनको दुनिया को बताने की जरूरत है कि हम भी उनकी तरह है, हमारे यहाँ जमहूरियत का यानी कि बोलबाला है, हम इसको मानते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ पे कोई यानी काफी दफा माशाल्लाह लग चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो मुल्क है यानी कि उसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने तनकीद भी किया, और हमें ये कहा जाता था कि ये तो माशाल्लाह यानी बेसिकली ये ऐसी कौम है जो कि जब तक कि इनके पीछे यानी कि आर्मी ना आए ये कुछ करने वाले नहीं है, यानी ये बहुत रॉन्ग सिग्नल दुनिया को यानी मिलता रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है कि हम जो है डेमोक्रेसी पे चलें। हम लोग, जैसे मैंने अर्लियर कहा, कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको पता हो कि वो कौन सा रोल ले रहे हैं, उसको कैसे अदा करना है, और उसमें कि पाकिस्तान की इज्जत हो, जिससे कि पता चले कि हमारे यहाँ पे भी यानी कि वही चीजें हैं जो बाहर के ममालिक हैं, पर बहुत मेहनत की जरूरत है। जी शुक्रिया। जी, तो इस तरह हमारी स्टूडियो से मायराना राय दी गई, सदारती निज़ाम पे भी हमने बात की, और जो पाकिस्तानी सियासतदानों पे भी। तो मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियात में से टाइम निकाला। मेजर तनवीर साहब तो क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त टाइम बहुत लेट हो चुका है और इनकी बहुत नवाजिश है, मगर मैंने इसलिए लेट बात कर ली कि सुबह इतवार है तो कम से कम इनको रेस्ट का दिन मिल जाएगा। और रेहाना आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इतना वक्त दिया। तो आइए इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम का इख्तिताम इसी बात पे करते हैं कि इंशाल्लाह आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में जो है रौनकें बिखेरते रहेंगे। जमील मिनास को लंदन स्टूडियो से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक मैं अपने मेहमानों से भी इजाजत चाहूंगा और खुद भी इजाजत दूंगा। अल्लाह हाफिज।